स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन फाइनली रिलीज होने वाला है एंड आप में से कई सारे लोग इस सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और इस सीजन के लिए एक्साइटेड भी होंगे। ऐसे में सबसे जरूरी होगा आपको सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक का पूरी की पूरी सीरीज का रिकैप जानना। और इस वीडियो में हम बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक की पूरी सीरीज का एक रिकैप समरी एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक इस सीरीज को नहीं देखा है तब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद सीजन 5 कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जान लेते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सभी सीजन्स के स्टोरी लाइन्स और इवेंट्स के बारे में। तो सीजन 1 की शुरुआत होती है 1983 के अमेरिका के इंडियाना में, जहां एक रात विल बायर्स नाम का एक छोटा सा लड़का जो अपने दोस्तों माइक ल्यूकस और डस्टिन के साथ गेम खेलने के बाद एक रात अपनी साइकिल से घर की तरफ लौट रहा होता है, लेकिन बीच में ही उसे एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर गायब कर देता है और उसका भाई जोनाथन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आगे चल के कुछ समय बाद जॉयस इस बात को क्लेम करती है कि उसका बेटा लाइट्स के थ्रू अपनी माँ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और वह अपने इसी कंसर्न को एक पुलिस ऑफिसर जिम हॉपर को बताती है। पूरे के पूरे हॉकिंग्स और वहाँ के लोगों को ये लगता है कि वह अपने बच्चे को खोने की वजह से सदमे में आ चुकी है और पागल हो गई है। वहीं पर बाकी के उसके दोस्त भी माइक ल्यूकस और डस्टिन उसे ढूंढने की अपनी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसे ढूंढते हुए उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके हाथ पर 11 लिखा होता है, इसलिए वो उसे 11 नाम से बुलाने लगते हैं। जल्दी उन्हें पता चलता है कि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है और वह बेसिकली पास के हॉकिंग्स लैब से भाग कर आई है, जहां पर अलग अलग प्रकार के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और यहीं से उसे उसकी पावर्स मिली थी। इस फैसिलिटी को लीड करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मार्टिन बैनर की होती है, जिसे 11 पापा कहकर बुलाती है क्योंकि इसी आदमी ने उसे पाला पोसा है और उसी ने उसे पावर्स भी दिलाई है। आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ पर 11 का इस्तेमाल हॉकिंग्स लैब एक ऐसी दुनिया का रास्ता खोलने के लिए कर रही है जो कि एक मिरर वर्ल्ड है। वहाँ की दुनिया में चीजें उल्टी और बेकार हालत में हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चे इसे अपसाइड डाउन कहते हैं। इसी अपसाइड डाउन में विल को किडनैप करके वहाँ के मॉन्स्टर्स ने रखा हुआ है, जिससे यहाँ के बच्चे डेमोगॉर्गन्स बुलाना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर माइक की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम नैन्सी व्हीलर होता है। विल का बड़ा भाई जोनाथन नैन्सी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो उसे कन्फ्रंट नहीं कर पाता। इवेंचुअली स्टीव नैन्सी, बारबरा और अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी थ्रो करता है, लेकिन बारबरा पूल में आकर अकेले बैठना पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन दूर से ही नैन्सी की फोटो खींचने के लिए स्टीव के घर से दूर छुपा होता है। इसी दौरान वो अननोन क्रिएचर बारबरा को भी किडनैप कर लेता है और जोनाथन नैन्सी की फोटो लेने के दौरान गलती से उस मॉन्स्टर की एक छोटी सी झलक को कैप्चर कर लेता है। इन्हीं सब के दौरान पुलिस को हॉकिंग्स में विल की लाश मिलती है, जिसे एक्चुअली जॉयस अपना बेटा मानने से मना कर देती है। जिम को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है और वो इन डॉट्स को कनेक्ट करता है हॉकिंग्स लैब से, और जब वहाँ बॉडी को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि वो विल की बॉडी नहीं है बल्कि उसमें रुई भरी हुई है और वो एक डमी बॉडी है। दूसरी ओर नैन्सी जोनाथन के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे जंगल के बीच एक ओपनिंग मिलती है जिसके थ्रू वो अपसाइड डाउन में भी चली जाती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के डर की वजह से वो वापस चली आती है। इसके बाद वो और भी ज्यादा तैयारी करके अपसाइड डाउन में जाने का प्लान करते हैं, लेकिन स्टीव के साथ लड़ाई के दौरान जोनाथन और नैन्सी अरेस्ट हो जाते हैं। फाइनली यहाँ पर जॉयस और हॉपर जोनाथन और नैन्सी के साथ आते हैं। वहीं पर दूसरी हॉकिंग्स लैब और उसकी सिक्योरिटी 11 के पीछे पड़ जाती है, जिससे जान बचाकर दूसरे बच्चे और 11 एक साथ जंक यार्ड में जाकर छुप जाते हैं। इवेंचुअली यहाँ पर जॉयस, हॉपर और बाकी के बच्चे साथ मिलते हैं और यहाँ पर 11 अपना पूरा का पूरा सच उन सबके सामने रिवील करती है। जिम हॉपर और जॉयस बेसिकली हॉकिंग्स लैब के साथ डील करते हैं, जहाँ पर उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। वहीं पर दूसरी ओर बच्चे और उनकी गैंग स्कूल के एक जिम्नेजियम में एक टेम्परेरी सेंसरी डिप्रिवेशन चैम्बर बनाते हैं, जिसके लिए बहुत सारा पानी और बहुत सारे नमक की जरूरत पड़ती है। एंड यहाँ पर 11 माइक के साथ कनेक्ट करती है और उसे बोलती है कि उसकी मॉम उसके पास आ रही है, थोड़ा और इंतजार करे। इन सब के चक्कर में डेमोगॉर्गन को 11 की लोकेशन का पता चल जाता है और वो बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए स्कूल में उन्हें ढूंढने चला जाता है। 11 अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के साथ साथ 11 खुद भी गायब हो जाती है। जॉयस और जिम विल को वापस लेकर आते हैं और वह अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीरीज के एंड में विल एक अजीब से स्लग जैसे ऑर्गेनिज्म की उल्टी करता है और वहीं पर दूसरी ओर जिम हॉपर एक वॉफल जंगल में किसी के लिए छोड़ता है और यही एंड होता है सीजन 1 का। सीजन 2 की कहानी एक साल बाद यानी कि 1984 में टेक प्लेस करती है, जहां पर विल अपने अपसाइड डाउन के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज होता है
और उसे बहुत सारे अपसाइड डाउन के अलग अलग विजन्स आने लगते हैं और वह अपने दिमाग में एक मॉन्स्टर को एक्सपीरियंस करने लगता है जिसका नाम माइंड फ्लेयर होता है। जॉयस अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने एक नए बॉयफ्रेंड बॉब न्यूबी के साथ करती है जो एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है और एक टेक नर्ड भी होता है। दूसरी ओर हमें ये भी पता चलता है कि 11 जिंदा है और यहाँ पर वो जंगल में एक केबिन में रह रही है। जिम जो अपनी बेटी को पहले ही खो चुका होता है, उसे 11 में अपनी बेटी नजर आती है और वह खुद को एक दूसरा मौका देना चाहता है जिसके कारण गवर्नमेंट से छुपके वो उसे लेकर जंगल में रह रहा होता है। लेकिन 11 को माइक की बहुत याद आती है। दूसरी ओर लड़कों को एक वीडियो गेम पार्लर में हैंग आउट करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स नाम के एक प्लेयर ने हाई स्कोर किया होता है और इवेंचुअली पता चलता है कि वह मैक्स बेसिकली एक लड़की है जिसका नाम मैक्स मिफील्ड है और उसका एक बहुत ही गुस्सैल भाई बिली भी है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि सीजन 1 के एंड में विल ने एक स्लग वॉमिट किया था। वो स्लग डस्टिन को एक कबाड़ में मिल जाता है और वो उसे पाल लेता है। जिम हॉपर को कुछ किसानों की तरफ से शिकायतें आती है कि उनके पंपकिन्स अचानक खराब हो रहे हैं और उनके खेत में मौजूद फसलें भी खराब हो रही है। 11 माइक को दूर से ऑब्जर्व करती है और नोटिस करती है कि माइक और उसकी गैंग नई लड़की मैक्स के साथ काफी ज्यादा खुश है, जिसके कारण वह काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वह अपनी रियल बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने के लिए जिम के घर से भाग जाती है। इवेंचुअली 11 अपनी माँ से मिलती है और उसे अपनी माँ के साथ एक क्लोजर मिलता है। फाइनली उसकी मुलाकात अपनी जैसी एक स्पेशल लड़की से होती है जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उसका नंबर था नंबर 8। लेकिन वह खुद को काली बुलाती है जिसकी पावर थी कि वो लोगों के दिमाग में इल्यूशंस क्रिएट कर सकती थी। खैर उसका अपना एक ग्रुप होता है जिसका इस्तेमाल करके वो छोटी मोटी चोरी और लूटपाट किया करती थी। यहीं से 11 को अपना नया लुक और नया एटीट्यूड भी मिलता है। दूसरी ओर विल की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसे माइंड फ्लेयर पूरी तरह से काबू कर लेता है जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स को क्रिएट करता है और बाद में पता चलता है कि ये ड्राइंग्स कुछ और नहीं बल्कि हॉकिंग्स में मौजूद खेत के कनेक्शंस है और उसकी ड्राइंग बेसिकली माइंड फ्लेयर के वो टनल्स है जो खेतों के नीचे से जा रही होती है जो कि अपसाइड डाउन से कनेक्टेड है, जिसका इस्तेमाल करके माइंड फ्लेयर और भी ढेर सारे डेमोगॉर्गन्स को और डेमोडॉग्स को रियल वर्ल्ड के अंदर भेजकर कब्जा करना चाहता है। डस्टिन का पेट भी बेसिकली एक डेमोडॉग ही होता है। अब आगे हमें पता चलता है कि विल पर माइंड फ्लेयर ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है जिसके कारण हॉकिंग्स लैब में सैम ओवेंस उसकी देखभाल करने के लिए उसे एडमिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डेमोडॉग्स आ जाते हैं और सैडली सबको बचाते बचाते जॉयस का न्यू बॉयफ्रेंड बॉब की भी डेथ हो जाती है। अब ये पता चलता है कि विल के द्वारा ही माइंड फ्लेयर इन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर विल को छुपाकर एक जगह पर लाया जाता है जिससे उसे पता ना चले कि वो कहाँ पर है और डेमोडॉग्स उस तक ना पहुँच पाए। एंड यहाँ पर 11 वापस आ जाती है जो कि विल और उसके गैंग के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था और फाइनली 11 उस पोर्टल को बंद कर देती है जिसमें उसकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। अंत में हमें स्कूल की एक प्रॉम नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विल और 11 काफी करीब आते हैं। सब कुछ अच्छा लग ही रहा होता है कि अंत से पहले हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है माइंड फ्लेयर की जो हॉकिंग्स पर नजर गड़ाए हुए हैं। सीजन 3 की शुरुआत होती है 1985 में। सबसे पहले तो 11 और माइक की दोस्ती गहरी होने लगती है, लेकिन हॉपर बीइंग अ फादर वो उन पर हमेशा नजर रखता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डस्टिन साइंस कैंप से वापस आ जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कैसे वहाँ पर उसे एक लड़की मिली जो अब उसकी गर्लफ्रेंड है और उसी से बातचीत करने के लिए वो एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी एस्टेब्लिश करता है। वहीं पर दूसरी तरफ जॉयस ये बात नोटिस करती है कि उसके फ्रीज के मैग्नेट्स काम नहीं कर रहे हैं और जैसा कि पिछले 2 सीजन में उसके बेटे के साथ हुआ है, वो ये सब चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और साथ ही साथ हॉकिंग्स में एक नया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुलता है जो कि है हॉकिंग्स मॉल। एंड हमें पता चलता है कि यहाँ पर माइंड फ्लेयर अपना काम तो कर रहा है लेकिन इस बार शिकार विल नहीं है, मैक्स का भाई बिली है जिसे कि माइंड फ्लेयर पोजेस कर लेता है। बिली बेसिकली माइंड फ्लेयर की कंजम्पशन के लिए अलग अलग प्रकार की बॉडीज अलग अलग प्रकार के लोगों को किडनैप करके एक स्टील मिल में लाकर माइंड फ्लेयर को कंज्यूम करने के लिए दे देता है और जितना बड़ा बॉडी उसे मिलती है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। दूसरी ओर नैन्सी और जोनाथन माइंड फ्लेयर से जुड़ी हुई अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं जिसमें उन्हें कई सारे इन्फेक्टेड ह्यूमंस के केस सुनने को मिलते हैं। स्टीव और डस्टिन एक साथ आते हैं। डस्टिन उन्हें रशियन कोड के बारे में बताता है और बेसिकली स्टीव, रॉबिन, एरिना और डस्टिन मिलकर इस रशियन कोड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि डस्टिन को उसी रेडियो स्टेशन से मिला था जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए एस्टेब्लिश किया था। अब उन्हें पता चलता है कि हॉकिंग्स के इसी नए मॉल के नीचे रशियन आर्मी का एक अपना बेस है जो कि उन्होंने बेसिकली इसलिए सेटअप किया है जिससे कि वो फिर से उस पोर्टल को खोल सके। अब इन सब में मेयर भी रशियंस के साथ मिला हुआ था। समहाउ जॉयस और हॉपर मिलकर एलेक्स नाम के एक रशियन साइंटिस्ट को किडनैप करते हैं लेकिन उसे रशियन के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती जिसके कारण हॉपर यहाँ पर अपने पुराने दोस्त मरे से मिलता है जिसका कोड नेम बॉल्डिगल यानी कि उजड़ा चमन होता है।
सीजन 2 में भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इसी ने जोनाथन और नैन्सी को करीब आने में हेल्प की थी। लेकिन इस पर्टिकुलर सीजन में एलेक्स का रोल सिर्फ एक ट्रांसलेटर का ही था। एक मेले में एलेक्स को एक टर्मिनेटर जैसा कैरेक्टर गोली मार देता है और वहाँ पर जॉयस और होपर को रोकने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ एरिका के छोटे होने की वजह से वो एयर डक्ट का इस्तेमाल करके जैसे तैसे रशियन बेस तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे देखने को मिलती है वो मशीन जिसकी मदद से रशियन अपसाइड डाउन के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। डस्टिन और एरिका तो भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं। लेकिन एरिका और डस्टिन उन्हें आकर छुड़ा लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन एक औरत से मिलते हैं जिसने एक्चुअली कंप्लेंट की थी कि उनका चूहा बहुत ही बुरी तरह से बिहेव कर रहा है। अब हॉस्पिटल में माइंड फ्लेयर अटैक करता है और वो इंसानों की बॉडी को एब्जॉर्ब करके एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। टाइम रहते यहाँ पर 11 और गैंग आ जाती है और उसे वहाँ पर जैसे तैसे हरा देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सभी बच्चे प्लान करते हैं कि टेलीपैथिकली बिली तक पहुँचने की, और यहाँ पर 11 उस तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन माइंड फ्लेयर उसकी और उसकी पूरी गैंग की लोकेशन को पता कर लेता है। और इस बार माइंड फ्लेयर अपने साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ही सारे ह्यूमंस को कंज्यूम कर लिया होता है। और यहाँ पर भी 11 उससे लड़ती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पाती है। अब इसी लड़ाई के दौरान माइंड फ्लेयर का एक छोटा सा हिस्सा 11 के अंदर रह जाता है और बच्चों की गैंग किसी तरह मॉल तक पहुंचती है और अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करती है और जैसे तैसे 11 उस छोटे से टुकड़े को अपने अंदर से निकाल देती है। लेकिन इसके बाद 11 की पावर चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर जॉयस और हॉपर एक्चुअली मॉल के बेसमेंट में मौजूद उस मशीन को बंद करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है। यहाँ बेस पर पहुंचने के बाद जैसे तैसे वो डस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड की मदद से उस मशीन को बंद कर देते हैं और यहाँ पर रशियन टर्मिनेटर जैसा वो कैरेक्टर हॉपर के साथ लड़ाई करता है। और जैसा कि समय बहुत कम होता है, हॉपर इशारा करता है जॉयस को मशीन को बंद करके वहाँ से बाहर भागने के लिए। वहीं दूसरी ओर 11 माइंड फ्लेयर के साथ स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि अब उसके पास पावर नहीं थी और बिली उसे माइंड फ्लेयर के हवाले करने ही वाला होता है। लेकिन इवेंचुअली बिली के इमोशंस को 11 वापस जिंदा कर देती है और बिली एक्चुअली अपनी पूरी जान लगा देता है 11 की जान बचाने के लिए, जिसमें उसकी खुद की जान चली जाती है। और वहीं उसके बाद हॉपर कहीं गायब हो जाता है और उसका नामो निशान नहीं मिलता। हर कोई अज्यूम करता है कि हॉपर की डेथ हो गई है। और यहाँ पर लास्ट में दिखाया जाता है कि जॉयस अपने बच्चों और 11 को साथ में लेकर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है और 11 को हॉपर का लास्ट लेटर मिलता है जो काफी इमोशनल होता है। लेकिन वहीं पर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर रशियन बेस में एक अमेरिकन सिटीजन की कैद होने की बात होती है। अब सीजन 4 में हमें पता चलेगा कि वो कैदी आखिर है कौन। तो सीजन 4 की कहानी एक्चुअली 3 लोकेशंस में टेक प्लेस करती है, कैलिफोर्निया, हॉकिंग्स और रशिया। यहाँ कैलिफोर्निया में 11 जॉयर्स के साथ रहती है और यहाँ पर 11 के पास उसकी पावर ना होने की वजह से उसे डे टू डे लाइफ और स्कूल में बुलिंग झेलनी पड़ती है। इसी दौरान डॉक्टर ब्रेनर और डॉक्टर ओवेंस उसे उसकी पावर दिलाने के लिए कन्विंस करते हैं और अपनी एक सीक्रेट फैसिलिटी प्रोजेक्ट नीना के अंदर उसे पावर्स दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर दूसरी ओर हॉकिंग्स में भी कुछ अजीब हो रहा होता है, जहां पर एक्चुअली कई सारे टीनेजर्स और लोगों की मौत हो रही होती है और बच्चों की टीम ये थ्योराइज करती है कि ये बेसिकली अपसाइड डाउन से जुड़ा हुआ है और शायद इस बार कोई नया विलन आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन किलिंग्स के लिए हाई स्कूल के D&D क्लब के एंडी मैनसन को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन डस्टिन, ल्यूकस, मैक्स, स्टीवन, रॉबिन और नैन्सी को इस बात पर शक होता है, क्योंकि एडी इतना भी बुरा इंसान नहीं था। इवेंचुअली वेकना अपना नया टारगेट यहाँ पर मैक्स को चुनता है, क्योंकि वो अपने भाई बिली की डेथ से काफी ज्यादा हर्ट होती है और इमोशनली काफी ज्यादा वीक और वल्नरेबल होती है। इवेंचुअली जॉयस को ये बात पता चलती है कि शायद हॉपर अब भी जिंदा है, लेकिन वह रशिया में है और रशिया में हॉपर को पता चलता है कि यहाँ पर डेमोगोर्गन का इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पर वो जैसे तैसे सरवाइव करने की कोशिश करता है। इवेंचुअली जॉयस किसी तरह से रशिया पहुंचती है और हॉपर के साथ रियूनाइट करती है। इधर 11 की सरप्राइज मेमोरी को फिर से एक्सेस किया जाता है, जहाँ पर उसे एक्चुअली वेकना का सच पता चलता है और वेकना एक्चुअली हेनरिक क्रिल था, जो कि बहुत पावरफुल था और उसने अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज से बचपन में ही अपने पूरे परिवार को मार दिया था। जिसके बाद हॉकिंग्स लैब के अंदर डॉक्टर ब्रेनर का ये सबसे पहला सब्जेक्ट बना और उसका नाम नंबर 1 पड़ा। पास्ट में 11 की 1 के साथ लड़ाई भी हुई थी और उसी वक्त 11 ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके 1 को अपसाइड डाउन में धकेला था और उसके बाद 1 ही वेकना बना, जहाँ पर माइंड फ्लेयर ने उसे अपना सोल्जर बना लिया था। कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार टीम एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग लोकेशन पर डिवाइडेड होती है, जहाँ पर 11 खुद को किसी तरह से प्रोजेक्ट नीना की फैसिलिटी से निकालकर माइक के साथ मिलकर वापस हॉकिंग्स की तरफ तो बढ़ती है, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए उन्हें टेम्परेरी जुगाड़ करके अपना सेंसरी डिप्रिवेशन चैम्बर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं पर दूसरी ओर हॉकिंग्स में मौजूद टीम डिसाइड करती है कि वह वेकना से खुद निपटेंगे और इवेंचुअली वो यहाँ पर मैक्स को चारा बनाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वह क्रिल हाउस में जाते हैं, जिसमें वेकना
मैक्स का इंतजार करता है और उसे पोजेस करता है। दूसरी तरफ ये बात सबको पता चलती है कि म्यूजिक वेकना की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके लिए वो अपसाइड डाउन के एक रास्ते से अंदर जाकर वहां पर एडी और डस्टिन म्यूजिक से अपसाइड डाउन में डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, जिससे चीजें एक्चुअली कुछ समय के लिए काम कर जाती है। लेकिन वेकना को पूरी तरह गैंग से दूर करने के लिए यहाँ पर एडी अपसाइड डाउन में ही रुकता है, तब तक जब तक कि उसकी जान नहीं चले जाती और इवेंचुअली वेकना मैक्स तक पहुंच ही जाता है और वो उसे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वहीं पर 11 भी पहुंच जाती है और इन दोनों की लड़ाई होती है। यहाँ पर वेकना मैक्स को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन नैन्सी, स्टीव और बाकी के गैंग को वेकना की बॉडी मिल जाती है, जिसमें वह आग लगा देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरे साइड रशिया में हॉपर और उसके साथी डेमोगोर्गन से निपटते हैं और सीरीज अपने एंड तक पहुंचती है बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट के साथ, जहां पर एक्चुअली पहली बार 11 को पता चलता है कि हॉपर जिंदा है। सीजन एंड होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे वेकना ने कई सारे दरवाजे अपसाइड डाउन के रियल वर्ल्ड में खोल दिए हैं, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा क्रैक हॉकिंग के अंदर देखने को मिलता है। अब सीजन 5 यहीं से शुरू होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सीजन 5 में इनमें से किसी का गेम ना लग जाए। तो आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।